प्यारे देशवासियों, आज वो दिन है 23 मार्च, जिस दिन 3 सूरवीर भारत मां को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। 23 मार्च 1931 के दिन 3 सूरवीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी। मैं खुशनसीब मानता हूं कि आज मुझे उनके विराट व्यक्तित्व के बारे में कुछ बोलने का मौका मिला है। भारत 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने धीरे धीरे करके भारत को गुलाम बना दिया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। उसके बाद धीरे धीरे भारत में स्वतंत्रता की चिंगारी फैली और फिर गांधी जी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता संग्राम या कहें स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो गया। आप सबको पता होगा, असहयोग आंदोलन 1919 के बाद चलाया गया। असहयोग आंदोलन में जनता का भरपूर सहयोग मिला, लेकिन 1922 में चौरा चौरी में एक घटना घटी जिसमें उग्र भीड़ ने थाने पर आग लगा दी, हिंसा हुई और गांधी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया। तब देश के उन नौजवानों में निराशा प्राप्त हो गई जो देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। उन्हीं में से एक थे भगत सिंह, एक थे राजगुरु, एक थे सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद। और ये सारे के सारे लोग, एक एसोसिएशन बना था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके सदस्य हुआ करते थे। ये क्रांतिकारी ढंग से देश को आजाद कराना चाहते थे, क्योंकि ये मानते थे कि आजादी हमारा हक है जो किसी भी कीमत पर हमें हासिल करना है। 1925 में काकोरी कांड हुआ। लखनऊ से एक ट्रेन चली और मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर आई कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह जैसे युवाओं ने उसमें जो सरकारी खजाना था, जो युद्ध सामग्री थी, उसको लूट लिया। और उस लूटने के दौरान जो गोलीबारी हुई, इसमें कुछ लोग मारे भी गए, बाद में ये पकड़े गए। इसका जिक्र भगत सिंह जी ने किया है अपने पत्रों में। जब ये पकड़े गए तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, फांसी सजा होनी थी, अब उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं और मेरी यह मन से इच्छा है कि जब जब मेरा पुनर्जन्म हो तो इस भारत देश में ही हो, ताकि हर बार मैं इस भारत मां को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकूं। अशफाक उल्लाह खान ने कहा, मुस्लिम धर्म में तो पुनर्जन्म का कोई सिद्धांत नहीं है, इसलिए मैं तो निराश हूं। बिस्मिल तो इस राष्ट्र के लिए एक नहीं कई बार अपने प्राणों की आहुति दे सकेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं एक ही बार दे पाऊंगा। ऐसे युवाओं के कारण हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। 1927 में इन सबको फांसी हुई। 1919 में एक अधिनियम बनाया गया था जिसमें यह तय किया गया था कि भारत की शासन व्यवस्था चलाई कैसे जाएगी। 10 साल बाद उस शासन व्यवस्था को फिर से जांचा परखा जाना था, इसलिए 10 साल बाद यानी 1929 में फिर से एक नया एक्ट आना था। लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन आ गया। उस साइमन कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे। जिस कमीशन को भारत का सौभाग्य निर्धारित करना हो, उस कमीशन में एक भी योग्य भारतीय को शामिल नहीं किया गया, इसलिए भारतीयों ने विरोध कर दिया। पंजाब में विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। वहां के एक पुलिस अधिकारी थी, कांट अधिकारी थे, उन्होंने
गोली चलाने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया, जिसमें लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 को घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये लाला लाजपत राय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवाओं के आइकॉन थे, आदर्श थे। इन तीनों ने उस पुलिस अधिकारी को मारकर अपने नेता की हत्या का बदला लेने का प्लान बनाया और 17 दिसंबर 1928 को, जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे, इन्होंने उस पुलिस अधिकारी को मारने की योजना बनाकर वो पहुंचे, लेकिन पहचान की गलती के कारण इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। युवाओं में देशभक्ति का जुनून पैदा करने के लिए इन्होंने कुछ नया करने की योजना बनाई। तो भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बम फेंक दिया और गिरफ्तारी की कोई चिंता नहीं की। गिरफ्तारी की चिंता किए बगैर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर वहीं खड़े रहे। बाद में वो गिरफ्तार हो गए। देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जब मुकदमा चल ही रहा था लाहौर सेंट्रल जेल में बंद की करके, उसी समय अंग्रेजों को यह मालूम चला कि इन्होंने ही सैंडर्स की हत्या भी की थी। तो इनके ऊपर, तीनों के ऊपर हत्या का भी प्रकरण दर्ज कर दिया गया और इनके ऊपर सुनवाई शुरू कर दी गई। एक न्यायाधीश ने कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कार्य का अंजाम नहीं पता होता, इसलिए कार्य कर डालते हैं, लेकिन ये तीनों तो अंजाम को सार्थक करने के लिए ही कार्य किए थे। इन्हें पता था कि फांसी होना है, फिर भी इन्होंने यह काम किया था क्योंकि इनके अंदर देशभक्ति का जुनून था। जब जेल में बंद थे उसके पहले की मैं एक किस्सा बताता हूं, मां के साथ इनके संवाद की। जब इनकी शादी होने वाली थी, 1907 में जन्म हुआ था भगत सिंह का और 1907 में ही सुखदेव का और 1908 में राजगुरु का। ये दोनों 23 साल के थे और राजगुरु 22 साल के। 23 साल की उम्र तो जवानी की उम्र होती है, मदहोशी के दिन होते हैं, लेकिन इन तीनों को जवानी चढ़ी पर जवानी चढ़ी भारत को आजाद कराने की। इन तीनों को जवानी चढ़ी लेकिन जवानी चढ़ी भारत को एक नया मुकाम देने की। इन तीनों को जवानी चढ़ी लेकिन जवानी चढ़ी भारत के युवाओं को, देश को आजाद कराने का सपना देने की। इन तीनों को जवानी चढ़ी देश के लिए मर मिटने की जवानी चढ़ी। तभी तो मैं रहूं या न रहूं, आप रहें या न रहें, लेकिन इस राष्ट्र में जब तक सूरज चमकेगा तब तक इनकी शहादत का सूर्य भी हमेशा चमकेगा। 23 और 22 साल की उम्र में इस राष्ट्र के लिए कुर्बान हो गए। जब भगत सिंह की शादी की जानी थी, भगत सिंह को जानकारी हुई तो वो घर छोड़कर भाग गए क्योंकि उन्होंने तो राष्ट्र के लिए मर मिटने का सपना देखा था। मां का प्रेम ज्योतिषी के पास ले गया। ज्योतिषी ने कहा कि आपका बेटा आ तो जाएगा लेकिन फिर चला जाएगा, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा है कि या तो वो तख्त में बैठेगा या तख्त में झूल जाएगा। और वो ज्योतिषी की भविष्यवाणी सही हुई, वो तख्त में झूल गए। जब वो जेल में बंद थे तो मां उनसे मिलने आती थी। अंतिम समय जब उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई, तब मां भाव विह्वल होकर आंखों में आंसू लिए फिर से उसी ज्योतिषी के पास आशा की किरण लेकर पहुंची। बोले, मेरे बेटे को बचाने का कोई उपाय बताइए। तो ज्योतिषी ने कहा, यह भभूत ले जाइए और उसके सर पे डाल दीजिएगा। जब वो अपने दूसरे बेटे के साथ भगत सिंह के पास मिलने पहुंची तो भगत सिंह ने कहा, यह मां जो भभूत लाई हो,
ये मेरी जगह मेरे बड़े भाई के सर पे डाल दो, ताकि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। मुझे तो भारत मां के लिए कुर्बान होने दो मां। मेरे लिए तुम्हारी ममता से बड़ा महत्व भारत मां की ममता का है। मेरी मां भारत मां परतंत्र है, किसी के अधीन है, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सोचिए कितना बड़ा कलेजा रहा होगा, कितना समर्पण रहा होगा। मां जब ये सुनी तो मां रोने लगी। तो भगत सिंह ने कहा, मां मेरी एक और विनती है, जिस दिन मुझे फांसी हो उस दिन आप नहीं आइएगा, क्योंकि आप अगर आएंगी तो आप रोएंगी, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि देखो भगत सिंह की मां रो रही है। खैर, भगत सिंह की मां चली गई। उनको 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी, लेकिन फांसी उनको उस तिथि से एक दिन पहले दे दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को अंदेशा था कि कहीं भीड़ उग्र रूप न धारण कर ले। एक दिन जेल का एक अधिकारी चरत सिंह, जो भगत सिंह को चाहता था और भरसक मदद भी करता था, उन्हें किताबें उपलब्ध कराता था, क्योंकि उन्हें साहित्य से विशेष प्रेम था, 4 बजे आया। बोले सब लोग अपनी अपनी कोठियों में जाओ। तो बोले क्यों जाएं, क्योंकि 4 बजे इन जनरल भेजते नहीं थे। तो बोले ऊपर से आदेश है। उनका नाई था एक बरकत, उसने सुन लिया था कि इन्हें तीनों को आज ही फांसी हो जाएगी। 24 तारीख को सुबह फांसी होनी थी, लेकिन 23 तारीख की शाम को ही फांसी देने की योजना बना दी गई। तब वो आंसू लिए आंख में जब बाहर निकला, तो बाहर के कैदियों ने सुना कि भगत सिंह को फांसी होने वाली थी। आप सोचिए कि सारे कैदी उससे, उसके सामने हाथ जोड़कर उससे मिन्नतें करने लगे। बोले हमें भगत सिंह का उपयोग किया हुआ कंघी, पेन, जूते, कपड़े कुछ भी दे दो, ताकि हम जेल से बाहर निकलकर अपने बच्चों को यह बता पाएं कि हम उसी बैरक में बंद थे जिसमें भगत सिंह जैसी शख्सियत बंद थी। जितना सामान था उसके लिए ड्रा निकालना पड़ा। खैर, वो समय आया जब उन्हें फांसी दी जानी थी। अंतिम समय में उनसे मिलने उनके वकील प्राणनाथ मेहता पहुंचे। उन्होंने कहा अब तो तुम्हारे पास समय नहीं है। बोले मेरी किताब लाए हो कि नहीं? तो बोले लाया हूं। तो बोले क्या एक चैप्टर पढ़ने का भी टाइम नहीं है? तो बोले नहीं। आप सोचिए, जिसे फांसी दी जानी हो वो कह रहा है किताब पढ़ना है। वकील ने पूछा कि भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? तो बोले बस 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जब तीनों युवाओं को बैरक से निकालकर फांसी की तरफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि आप लोगों ने अपने बचाव की पैरवी क्यों नहीं की? तो भगत सिंह का जवाब था, इंकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य देश के युवाओं को देश को आजाद कराने का सपना देखना है। देश के युवाओं में देश को आजाद कराने की नींव डालनी है। देश के युवाओं में एक जोश पैदा करना है, ताकि यह भारत मां परतंत्र ना रहे। और यह काम अपील से संभव नहीं है, इसलिए हमें तो मरना ही होगा, कुर्बान होना ही होगा। और जब वो जा रहे थे तो गाना गा रहे थे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम आजाद होंगे, ये जमी भी अपनी होगी और ये आसमां भी अपना होगा। तीनों लोगों को जब फांसी के फंदे पर ले जाया गया, तो बीच में भगत सिंह थे, अगल बगल सुखदेव और राजगुरु थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा लग रहा था। जल्लाद ने पूछा कि सबसे पहले फांसी पर कौन चढ़ना चाहता है? तो सुखदेव ने कहा सबसे पहले मैं फांसी पे चढ़ना चाहूंगा। तीनों को एक एक करके फांसी पर सुला दिया गया और तीनों सूरवीर
इस धरती मां के लिए कुर्बान हो गए। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। इन सारे सूरवीरों का एक ही भाव था, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा वादा है आपसे, मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। 23 मार्च 1931 को इनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। युवाओं में एक नया जोश जागृत हो गया और उसी का परिणाम है कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। हम लोग आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि भारत के गायकों को, गीतकारों को, लोक गायकों को हीर रांझा, लैला मजनू के ऊपर, उनके समर्पण के ऊपर गाना बनाने का समय तो मिला, लेकिन देश के इन नायकों पर गाना बनाने का टाइम नहीं मिला। इनकी कहानियों को प्रचारित करने का समय नहीं मिल पाया। आज अगर हम आजाद भारत में चैन की नींद सो रहे हैं तो उसके पीछे इन सूरवीरों का वो त्याग शामिल था। उसके पीछे भगत सिंह जैसी वीरांगनाओं की माताएं, वीरांगना माताएं जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपने बेटों की कुर्बानी दी। 23 साल में आप सोच के देखिए उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी जिसका 22 साल का बेटा फांसी पर चढ़ गया हो। अगर इन महानायकों के बारे में हम जरा भी सोचना चाहते हैं तो हमारे आपके लिए, सबके लिए देशभक्ति का मायने यह है कि हम इस राष्ट्र को वहां ले जाने के लिए प्रयासरत रहें जहां पहुंचाने का सपना भगत सिंह जैसे लोगों ने देखा था। और वहां यह राष्ट्र पहुंचेगा तब जब इस देश के सीमा में रहने वाला गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा, अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, अपने कर्तव्यों की भूमिका अदा करेगा। और कर्तव्य वो राष्ट्रभक्ति है क्या? राष्ट्रभक्ति है कि जिसे जो दायित्व मिला हुआ है वो उस दायित्व का निर्वहन करे। किसान का कार्य है अनाज पैदा करना, टीचर का काम है पढ़ाना, डॉक्टर का काम है इलाज करना, वैज्ञानिक का काम है नए नए आविष्कार करना। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र को विखंडित होने से बचाएं, राष्ट्र को उस सूर्य की भांति चमकने के लिए आगे ले जाएं जिस सूर्य की भांति चमकाने के लिए भगत सिंह जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानी इस राष्ट्र के लिए दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस राष्ट्र के लिए इन सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, उस राष्ट्र के लिए, उस राष्ट्र में हम आज अपने निजी स्वार्थों के लिए लड़कर इस राष्ट्र की एकता को भंग कर रहे हैं। आप सोच के देखिएगा कि क्या भगत सिंह ने, सुखदेव और राजगुरु ने इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्वता दिखाकर हमारे आप जैसे स्वार्थी लोगों के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे? और फिर विचार करिएगा कि हमें आपको करना क्या चाहिए। धन्यवाद।